वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 क्लास एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। ये आपका 10वां चैप्टर है, जिसमें इसके एक पार्ट को हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे, जिसमें इमारतों, चित्र तथा किताबों के बारे में पढ़े थे। तो ये गुप्त काल में जो इमारतें बनाई गई थी या चित्रकारी की जाती थी, चाहे बहुत सारे जो साहित्य में का जो निर्माण किया जाता था, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दो पार्ट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इमारतों और साहित्य के ये चित्रकारी के बारे में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग किताबों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा साहित्य की रचना इस काल में की गई थी। तो पुस्तकों की दुनिया के बारे में जाने तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो रचनाएं होती थी, वो इस काल में बहुत सारे प्रसिद्ध महाकाव्यों का निर्माण किया गया था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण हम देखेंगे, तो ये रचनाएं स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं पर रची जाती थी। चाहे आपके जो देव बहुत सारे देवी देवताओं के लिए भी बहुत सारे जो काव्य की रचनाएं हैं, वो की गई थी इस काल में। तो सबसे पहले अगर देखें, तो 18वीं मतलब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य हमें मिले हैं। जो तमिल महाकाव्य है, जिसका नाम है आपका शिल्पाधिकारम। ये नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम किस भाषा के महाकाव्य है। तो ये आपके तमिल के प्रसिद्ध महाकाव्य माना गया है। इसकी रचना किसने की थी? तो पहले तो आप जान लें कि शिल्पाधिकारम जो है, थोड़ा नाम कठिन है। शिल्पाधिकारम के जो रचना करने वाले हैं, इसके रचयिता इलांगो ने इसकी रचना की थी। इलांगो, इलांगो ने की थी। ये इलांगो नामक कवि द्वारा किया गया था। इस कविता में हमें क्या मिलता है? तो इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी कही गई है। ये जो शिल्पाधिकारा में, इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है। व्यापारी की कहानी है। इस कहानी में आप देखेंगे कि जो ये कोवलन था, उसकी एक पत्नी थी, कन्नगी। ये कन्नगी, कोवलन ने कन्नगी का उपहास किया, मतलब उसको एक तरह से त्याग दिया, छोड़ के वो एक नर्तकी जिसका नाम माधवी है से प्रेम करता था। इसी पे ये पूरा स्टोरी बनाया गया है, इसी के ऊपर ये कहानी रची गई है। तो ये कोवलन और जो माधवी है, उसके प्रेम कहानी को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाद में चल के जो कन्नगी है, वो और ये कोवलन और कन्नगी इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाता है। तो वो राज्य है आपका पांड्य राज्य। पांडे के राजा के दरबारी जो जौहरी होता है, वो कोवलन पे चोरी का इल्जाम लगाता है और उसको प्राणदंड दे देता है। कन्हगी जो जिसको ये कोवलन त्याग दिया था, वो अभी भी इससे इतना ज्यादा प्रेम करता है, उस इसके अन्याय के लिए उसने पूरे राज्य के विनाश को, पूरे शहर का ही विनाश कर डालती है। तो इस तरह का ये कहानी है। तो पूरे स्टोरी से आपको कोई लेना देना नहीं, एग्जाम में आपका सिर्फ ये पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम जो तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी? तो इलांगो ने की थी। ये किसकी कहानी है? तो ये कोवलन नामक एक व्यापारी की उस एक नर्तकी के साथ प्रेम का ये पूरा, उसके ऊपर ये कहानी बनाई गई है। इसके बाद देखते हैं कि एक और जो तमिल महाकाव्य है, जिसका नाम, ये पहला आपका है तमिल महाकाव्य। दूसरा तमिल महाकाव्य है आपका मणि मेखले। मणि मेखले, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना सतनार जो कवि है, उसने की थी। सतनार, सतनार द्वारा की गई थी, 1400 साल पहले पहले की गई थी। ये आपका 1800 साल पहले इसकी रचना की गई थी। इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो ये कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी के ऊपर ये रचना रची गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो पांडुलिपियां हैं, दोबारा लगभग 100 साल पहले, ये पूरी तरह से सदी के अंत तक खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा से ये इसकी कुछ जो पांडुलिपियां हैं, वो दोबारा से मिली है 100 साल पहले।
अन्य लेखक जैसे इस काल में देखें तो कालिदास जैसे बहुत सारे लेखक हुए। तो कालिदास ने जितने भी कहानियां लिखी, जो भी काव्य लिखे, वो संस्कृत भाषा में लिखे। जैसे आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। दूसरी हम देखते हैं क्या, पुरानी कहानियों का संकलन कहाँ हमें मिलता है। उस जो भी कहानियां पुरानी होती थी, जैसे हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, उनका भी बहुत ज्यादा प्रचलन था, इस काल में लिखी गई थी। इसलिए इनको पुराण में शामिल किया गया था। पुराण क्या है, इस काल में मिली जो पुरानी कहानियों को संग्रहित किया गया था, उनको संरक्षित किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था, पुराणों में। तो पुराण का मतलब क्या होता है, पुराण का मतलब होता है प्राचीन। तो जो प्राचीन कहानियों का इसमें संकलन किया गया है। इसमें आप देखेंगे पुराणों में देवी देवताओं से जुड़ी ज्यादातर कहानियां हैं। जैसे आपको पुराण में आपको विष्णु विष्णु की कहानी, शिव और पार्वती की कहानी मिलती है। जैसे आप पुराण है शिव पुराण, विष्णु पुराण, पार्वती, ये इस तरह से बहुत सारे पुराण हमें मिलते हैं। उसमें देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां को संकलित किया गया है। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की इस पुराण में केवल उनकी कहानियां ही नहीं, उनके बारे में उल्लेख ही नहीं किया गया है देवी देवताओं के बारे में, बल्कि इन देवी देवताओं की पूजा किस तरह से की जाएगी इसकी भी विधि दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की दृष्टि और राजाओं के बारे में भी बहुत सारी कहानियां दी गई है। अधिकतर जो ये पुराण है वो संस्कृत श्लोक में दिखते हैं। पुराणों को किस भाषा में लिखा गया है, तो पुराण सरल संस्कृत भाषा में श्लोक के रूप में मिलते हैं। इनमें सब उन्हें सुन सकता है। इस तरह से ये पुराण बनाई गई थी कि इनके श्लोकों को जो पंडित होते थे, जो विद्वान होते थे, वो इनका पुराणों का पाठ कौन करता था, पुजारी मंदिरों में करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो अन्य जो महाकाव्य है, दो संस्कृत महाकाव्य है आपका, वो है आपका महाभारत, ये हो गया, और दूसरा आपका रामायण है। ये दोनों ही बहुत ही लंबी महाकाव्य है, काव्य है। बहुत सारे श्लोक, लाख श्लोक इस तरह से इन दोनों में मिलते हैं। ये दोनों किस भाषा में लिखे गए हैं, तो संस्कृत में। जो महाभारत है, इस महाभारत में आपको जो है किसकी कहानी दी गई है, महाभारतों में कौरव और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी बताई गई है। और इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, पुरु वंश के जो राजधानी थी हस्तिनापुर, इसकी गद्दी को प्राप्त करना। यह कहानी जो है आपको 1500 साल पहले लिखी गई थी। और पुराणों और महाभारत दोनों के ही जो लेखक हैं, महाभारत के लेखक कौन है, तो वो महर्षि व्यास है। महर्षि व्यास, व्यास द्वारा इसकी रचना की गई है। महाभारत में ही आपको भागवत, गीता मिलते, गीता भी सम्मिलित है। अब अगला हम देखते हैं रामायण। रामायण की कथा क्या है, ये कौशल के जो राजकुमार राम थे, उनके बारे में है ये कहानी है। उनके पिता उन्हें वनवास दिया था, और वन में उनकी पत्नी के साथ, सीता के साथ वे गए, और वहां से उनका अपहरण हुआ, जिसमें लंका जाके उनको रावण को मारना पड़ा था। तो इस तरह की कहानियां इसमें दी गई है। ये जो महाभारत रामायण है, इसके जो कहानी के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। वाल्मीकि द्वारा ये लिखी गई है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के दो बड़े महाकाव्य हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आम लोगों की जिंदगी के भी बारे में हमें कोई साहित्यिक स्रोत मिला है। तो उस काल में जो आम लोगों की जिंदगी की भी कहानियां हमें उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। उस काल के भी लोग कहानियां कहते थे, कविताएं गाते थे, गीत की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, बहुत सारे नाटक करते थे। इस तरह के खेल इनको ये लोग करते थे, जो आम लोग होते थे। इनमें से कुछ तो उस समय के साथ आसपास
आप इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित सुरक्षित रखा गया है। आम लोगों की आम लोगों के जो कहानियां कहाँ संरक्षित की गई थी। कहानियां हमें पंचतंत्र और आपका जातक कथा कथा में संकलित किया गया है, में लिखा गया है। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ से मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो जातक कथाएं हैं वो अक्सर स्तूप की रेलिंगों या अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। जातक कथाओं को हमें कहाँ से इसके बारे में हम कहाँ से जानकारी मिलती है, ये कहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये स्तूप जो होती थी, स्तूपों की रेलिंग जो बनाई जाती थी उस पे इसको लिखा जाता है, पर मिलती है। ये देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की पुस्तकें इस काल में केवल जो धार्मिक पुस्तकें थी या आम लोगों की पुस्तकें ही नहीं छपी थी। इसके अलावा जो है आपको वैज्ञानिक साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देखें, विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ था। तो उस काल में जो पुस्तकें लिखी गई थी, तो उस काल के जो महान गणितज्ञ या खगोल शास्त्री कहें, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने संस्कृत में संस्कृत में आर्यभट्टनम लिखा था। भट्टी आर्यभट्टियम लिखा था। इस पुस्तक में ये क्या थे? आर्यभट्ट क्या थे? एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे, ग्रह नक्षत्र के बारे में जानने वाले खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ये जो आर्यभट्टियनम लिखा, ये इस पुस्तक में हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इन्होंने लिखा कि जो दिन और रात होती है वो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। तो दिन और रात किस वजह से होती है? तो जब पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर काटती है उसकी वजह से दिन और रात होता है। दूसरा उन्होंने दिया कि रोज सूर्य निकलती है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में बताया कि ग्रहण क्यों लगता है, तो एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। ये जो वृत्त की परिधि होती उसको मापने की विधि किसके द्वारा निकाला गया था? आर्यभट्ट द्वारा, जो लगभग उतना ही सही था जितना कि आज भी प्रयुक्त होती है। अब दूसरा जो खगोल शास्त्री है वो है आपका बारहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता हैं। ये लोग भी बहुत सारे खोज किए। जैसे शून्य की खोज के बारे में हम कहें तो अंक का जो प्रयोग पहले से होता आ रहा है, अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य की खोज की और नए चिन्ह का आविष्कार किया। यह पद्धति अरब द्वारा अपनाई गई और तथा यूरोप में भी यह फैल गया था। पहले ये जीरो का कोई आविष्कार नहीं था और इसका भी आविष्कार भारत के वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया है। अब देखेंगे कि आयुर्वेद जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, जैसे आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन थे? एक चरक और दूसरा आपका सुसुप्त। सुसुप्त चरक आपका प्रथम द्वितीय इनका समय काल है और द्वितीय शताब्दी ईस्वी है और इसका चौथा शताब्दी है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता है। चरक संहिता है। और सुसुप्त ने इन्होंने क्या लिखा? चरक संहिता औषधि के लिए एक उल्लेखित पुस्तक है। इसमें बहुत सारे औषधि का नाम दिया गया है इस चरक संहिता में। इसके बाद सल्क मतलब जो
चीर फाड़ से संबंधित होते हैं, जिसको आज के डेट में हम आप कहते हैं कि सर्जन का जो काम करता है, सर्जरी का जो काम करता है, वो आपका सुसुप्त थे ने सल की चिकित्सा की विधि का विस्तृत वर्णन किया है। इनका जो पुस्तक है इनके द्वारा रचित, वो है सुसुप्त संहिता हिंता। इसमें जो भी इस साल के चिकित्सा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो इस काल के दो आयुर्वेद के वैज्ञानिक थे, चिकित्सा वैज्ञानिक, ये दो थे, चरक और सुश्रुत। तो ये आपके इस पूरे गुप्ता वंश में इस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए, और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करके रख दी है, जो कि आज के डेट में जो आयुर्वेद के क्षेत्र में, चाहे आप कहें तो चिकित्सा के क्षेत्र में, आज भी बहुत ज्यादा उससे आप लोगों को मदद मिल रही है। तो इसके अलावा अब ये जो हमारा चैप्टर था आपका, जो 6 क्लास की बुक थी, वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 7th क्लास को स्टार्ट करेंगे।